नाज़रीन, ये है रेड लाइन। आज रेड लाइन में आप देखेंगे कि किस तरह फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी की जो बयानिया की असास है उसको बाकायदा इंडोर्स किया। हम आपके सामने इस ट्वीट का तज्जिया रखेंगे और आपसे कहेंगे कि इसके बारे में सोचिए। पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर जो स्यापा है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे पास स्टूडियो में मौजूद होंगे और हमें बताएंगे कि इस स्यापे का इख्तिताम क्या होगा। इमरान खान का मानना यह है कि अगर वो इस्लामाबाद ऐन उस वक्त आएँ जब आर्मी चीफ की फ़ाइल अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँच रही हो अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो फिर वो अपना ज़ोर दिखाएंगे। क्या उनका लाएमल कामयाब होगा या नहीं। और हमने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं। FIR से मुतालिक ट्रेंड बड़े तगड़े हैं और तो और बाबर के बारे में भी बात हो रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट ट्रेंडिंग के जो पैटर्न्स हैं उसके अंदर आपको नज़र आती है। बाकायदा आगाज़ करते हैं हम फवाद चौधरी की ट्वीट से। फवाद चौधरी की ट्वीट आपके सामने हम रख देते हैं। फवाद चौधरी ने आज इस ट्वीट के अंदर 3-4 बातें की। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद साना का पर्चा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त लाकानूनियत का शिकार है। तमाम निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है। बात अगर यहाँ तक रहती तो इतनी अचंभे की या परेशानी की ना होती। पॉलिटिशियंस ये बात करते रहते हैं अपने मुखालिफिन के हवाले से, लेकिन अगले जो उनके जुमले हैं वो बहुत ख़तरनाक भी हैं और मानी खेज़ भी हैं। उन्होंने कहा कि ताकतवर गिरोह मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाए हुए है। उस गिरोह की बात में वजाहत करते हैं तो वो आपको बता रहे हैं एक तरफ तो कानून का इतलाक़ कहीं पर नहीं होता और एक गिरोह है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सियासत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है बल्कि पाकिस्तान की अदालतें भी उसके ताबे हैं। इसलिए अगले जुमले सुनिएगा। जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए कहता है कि हमें समझ नहीं आती किससे बात करनी है, यहाँ पर जुमला रोक के आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में जब ये बात करता है कि हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में किससे बात करनी है, तो उनकी मुराद ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और रियासत पर वो भारी हैं, सियासत पर वो भारी हैं। तो वो रोग एलिमेंट्स की बात करता है। फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी ये बात करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। फवाद चौधरी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बात करता है हमारे पास जवाब नहीं होता क्योंकि नरेंद्र मोदी असल में सही बात कर रहा होता है। ये एक हैरान कुन किस्म का इल्ज़ाम है, परेशान कुन किस्म का इल्ज़ाम है कि नरेंद्र मोदी को एंडोर्स करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक जो केओस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक यरगमाली कैफियत में है। मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में और मोदी से यारी के बारे में ये पहले क्या कहते रहे, लेकिन ट्वीट के अगले हिस्से में भी जाएं। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज एक मुसलमा ताकत है लेकिन अवाम अब इमरान खान की क़यादत में एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है। वो आपको बता रहे हैं कि फ़ौज एक तरफ है और अब अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ मिलकर दूसरी तरफ चले गए हैं। फ़ौज मुसलमा ताकत होगी और है, लेकिन इमरान खान के पास अब अवाम की ताकत है। ये भी आगे बताते हैं कि इस मामले का हल होना ज़रूरी है, अवाम तस्लीम नहीं करेगी। एक गिरोह कानून से बालातर है। उसके बाद वो दोबारा दोहराते हैं कि अरशद शरीफ, आज़म सवाती और वज़ीराबाद हमला, इन मामलात में इंसाफ होगा। अरशद शरीफ के कत्ल को, आज़म सवाती के मामले को और वज़ीराबाद के अंदर इमरान खान के कंटेनर पर हमले को एक यकजा करते हुए बताते हैं कि ये भी इसी गिरोह की कारस्तानी है और इसको अब इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना होगा। ये गैर मामूली किस्म का ट्वीट है। मैं इसका तज्जिया इतना मुसलसल न करता अगर इसके अंदर पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के हालात के बारे में तमाम तर जो बदतरीन बैन अक़वामी असेसमेंट्स हैं उनको यकजाना कर दिया होता। फवाद चौधरी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज एक तरफ है, अवाम एक तरफ है, एक ग्रोह है जिसने सबको यरगमाल बनाया हुआ है और नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के बारे में बात करता है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फवाद चौधरी और इमरान खान अपने मुखालिफिन के बारे में नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या बातें करते थे, ये आप कुछ ट्वीट्स देख रहे हैं जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी आपको बता रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ
जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथी हैं, ये मौजूदा ज़माने के मीर जाफ़र हैं, ये ट्वीट्स के अंदर लिखा हुआ है। बयानात में भी जब वो बात करते थे तो ये साबित करने की कोशिश करते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ज़रा कुछ वीडियोस देखिएगा। नेपाल में जनाब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ छुप छुप के मिल रहे थे, जैसे कि कोई रोमांस चल रहा है इनके बीच में। और वहां छुप के क्यों मिल रहे थे? क्योंकि नवाज शरीफ को अपनी फौज से डर लग रहा था। जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं, और उसके बाद उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। 14 अगस्त 2020 को एक ट्रेंड चलाया गया, बलोचिस्तान सॉलिडेरिटी डे। इस ट्रेंड को सिर्फ हिंदुस्तान से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली। स्टार्ट पीटीएम ने किया, सपोर्ट जो है उसको हिंदुस्तान से किया गया। तो आपने वीडियोस देख लिए और आपको पता चल गया कि माजी में नरेंद्र मोदी के हवाले से, इंडिया के हवाले से क्या बातें होती थी। अब फवाद चौधरी अपनी पार्टी की लाइन की नुमाइंदगी करते हुए आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी की लाइन के बिल्कुल मुताबिक है, जिसमें वो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि पाकिस्तान में किससे बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रोह के हत्थे चढ़ा हुआ है। आपका अपना नतीजा होगा, आपकी अपनी सियासी एफिलिएशन होगी, लेकिन इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। जी, हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ अर्सा पहले मैंने आपसे बात की थी आर्मी चीफ की तैनाती की, तो आपने कहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो फाइल कहाँ तक पहुँची है? को फाइल ने चलना शुरू किया है कि नहीं चलना शुरू? नहीं, मैं थोड़ी सी तरमीम कर लेता हूँ अपने पहले बयानात में। कुछ सियासतदान जो है वो तरमीमें करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्रोसेस तो जो है वो एक्चुअल प्रोसेस पहले भी मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ बात, 2013-2016 में जो है ना वो एक्चुअल प्रोसेस जो है वो 17-18 के करीब स्टार्ट हुआ था। ठीक, लेकिन डेफिनेटली एक स्पेकुलेशन, एक टू एंड फ्रो जो है, एक्सचेंज जो है इनफॉर्मल तो होता है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी reached at the end of the first 10 days of November। तो 2-4 दिन की बात है इंशाल्लाह। 2-4 दिन की या एक हफ्ते की, या अब एक हफ्ता कह लें। तो सर इस प्रोसेस में कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, ये एक रिवायत है ना? रिवायत है। तो रिवायत यही है कि 1.5 हफ्ता पहले ये प्रोसेस ये स्टार्ट हो इन अर्नेस्ट जो है ना, ये प्रोसेस जो है ना 2013 और 16 में जो है ना वो 18 को स्टार्ट हुआ। जिसमें मुराद ये कि जीएचक्यू कुछ नाम फाइनलाइज करेगा या लिस्ट ऑफ सीनियरिटी भिजवाएगा, उसमें अपनी प्रेफरेंस का इजहार करेगा, वो फिर आपकी मिनिस्ट्री में आ जाएगी। वो हमारी मिनिस्ट्री एक्चुअली पीएम हाउस लेटर लिखता है, ठीक, कि ये ड्यू डेट आ रही है, हमें नाम भिजवाए। तो इनिशिएट जो है पीएम हाउस लेटर लिखता है, और फिर उस इन रिस्पॉन्स टू दैट लेटर जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है फिर वो डोजियर्स भेजती है। ठीक है, तो आपके पास वो रिकमेंडेशन आएगी, आपके सेक्रेटरी के पास और आपके पास, सो आप फिर उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करके पीएम हाउस को नहीं एज इट इज जो है अपना कोई रिफ्लेक्शन नहीं देते उसके ऊपर। अब पूछा जाए तो डेफिनेटली मैं तो नहीं दे, वज़ीर दिफा है आप, तो बताएंगे कि नहीं? देखें, मैं उनके कैरियर जो है या उनका, मैं अगर ऑब्वियसली मैं पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, इतने मोटे एक डोजियर थे, लेकिन उन्होंने 1 पेजर बनाया हुआ था, ठीक है, साइड के ऊपर लगाया हुआ था मेरी कन्वीनियंस के लिए। तो मैंने पढ़ा था, तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, कमेंट वगैरह पूछे, तो मेरे कमेंट्स जो थे वो ऐसे लाइट किस्म के कमेंट थे, नथिंग बेसिकली। तलत साहब, ये जो 5 या 6 हजरात होते हैं, इनमें फ़र्क कोई नहीं होता, सारी उम्र गुजरी होती है उनकी इस सिपाहगरी में, और उनका एक्सपीरियंस, उनका
जो एजुकेशन जो होती है, जो फ़ौजी एजुकेशन जो होती है, स्टाफ कॉलेजेस वगैरह, बाहर के स्टाफ कॉलेजेस वगैरह, सारा कुछ उधर होता है। तो मेरा ख्याल है एक फ़ौजी जब 3 स्टार पहन लेता है तो एनी वन इज देयर ऑल काइंड ऑफ इक्वल, एनीवन इज गुड टू बिकम द चीफ। अच्छा, उसके बाद फिर पीएम ऑफिस जो है वो नोटिफाई कर देता है, वो नोटिफाई कर। अच्छा, नहीं, लेकिन वो अपनी डिस्क्रिप्शन भी तो इस्तेमाल करता है, ड्यू डिलिजेंस करता है उसके ऊपर। नहीं ड्यू उसमें सारा कुछ होता है, ड्यू डिलिजेंस की जरूरत कोई नहीं होती। तो उस फाइल की बुनियाद पर ही फैसला करते हैं। उसके बाद फैसला कर लेते हैं कि भाई इन 5 आदमियों में या 6 आदमियों में हमने किसको नोटिफाई करवाना है, एंड एमओडी इज आस्क्ड फॉर नोटिफिकेशन। अच्छा, ये तो हो गया ना जी प्रोसीजर, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी चीजें तय होती है ना कि किसको होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये आखिरी वक्त ये सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड रहती है। ठीक, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अब की बात नहीं कर रहा कतई तौर पे, फ्लूइड रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल रहील के वक्त जो है 3-4 दिन पहले तक, बल्कि 2 दिन पहले तक भी सिचुएशन जो थी वो फ्लूइड थी। वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता सकता हूँ, टीवी पे नहीं बता सकता। तो उनके आने की सिचुएशन भी फ्लूइड थी और जाने की सिचुएशन भी फ्लूइड थी। वो आते जाते दोनों मतलब फ्लूइड सूरत हाल से 2-4 थे। तो वो उसके बाद जनरल बाजवा के वक्त भी जो है जो डिसीजन जो है वो माइंड मेकअप जो है प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी 2-3 रोज़ में जनरल बाजवा वाज नंबर 4 और राहील साहब वाज आल्सो नंबर 4। राहील साहब वाज आल्सो नंबर 4। सो ये मतलब ये कि 5, जिस तरह आपने कहा कि कोई भी उसमें से हो सकता है, तो ये फिर जो फैसला प्राइम मिनिस्टर का ही है ना जी। ये एक ही कोर्स में होते हैं, ठीक है, और उस कोर्स में वो डिफरेंट पोजीशंस पे पास आउट हुए थे। लेकिन इस वजह से ज़्यादा अहम हो गया क्योंकि इमरान खान ने जो चार्ज किया हुआ है, अब आप खुद आए हैं इस्लामाबाद के अंदर तो कुछ सड़कें खुली हुई हैं, बाज़ जगह पर कभी बंद कर देते हैं, अभी रेंजर को डिप्लॉय करना पड़ा, मोटरवे के हवाले से एयरपोर्ट आपने जाना है तो वहाँ पे आईजी को लिखना पड़ा खत जी कि आप इसको खुला रखें, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को रास्ता जाता है। और मानना ये है कि तमाम का तमाम लॉन्ग मार्च जो है उसका ताल्लुक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से, तो इस वजह से बहस ज़रा ज़्यादा होती है। मैं एक तो आपके असेसमेंट लेना चाहूँगा, क्या वाक़तन आप समझते हैं कि इमरान खान टाइम कर रहे हैं अपना इस्लामाबाद में अराइवल, मुमकिन अराइवल या इसके गर्द घेराव जो है आर्मी चीफ की फाइल की मूवमेंट के साथ, कि जब फैसला हो रहा हो तो तब इमरान खान इस्लामाबाद के दरवाज़ों के ऊपर दस्तक दे रहा? मैं किसी हद तक जो है 100% किसी हद तक एग्री करता हूँ कि उनकी डेस्परेशन जो है ना वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक जो है वो बड़ी डेस्परेशन है। मैं इसके जो वो है बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये सारा रौला तो जो है अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ना पिछले साल, तो अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हुआ था ना DGI और नहीं ना नॉट ओनली दैट, ही वाज लुकिंग फॉर ऑल द वे टिल नवंबर 29। ठीक, पिछले अक्टूबर से उनका जो है ना ये मातम स्यापा जो है स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक, ये सारा उसी वक्त से स्टार्ट हुआ है। ही कुड सी कि ये जो है ये अपॉइंटमेंट जो है इतनी क्रूशल है कि ये जेपरडाइज कर सकती है, जो उनके ख्वाब थे वो अधूरे रह जाएंगे। 10 साल ख्वाब जो थे, 10 साल ख्वाब थे अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए ये उनके लिए ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की बात है। सो DGI का मामला जो था बुनियादी तौर पर इट वाज कनेक्टेड विद आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट। एब्सोल्युटली कोई मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है इसमें, रत्ती भर भी शक नहीं है। वो सारी मनूवरिंग जो थी, जो बाद में उन्होंने बार्गेन करने की भी कोशिश की, आपको भी पता है, सबको बताया कि जी आप ताहयात बन जाएं लेकिन मुझे हुकूमत में रहने, मुझे हुकूमत में रहने थे, आप ताहयात बन जाएं। तो इस शख्स का ना कोई असूल है, ना कोई जो है प्रिंसिपल है, ना कोई रवायात हैं। कोई रवायात ही होती है ना, बंदा उसी की कोई शर्म मजाक कर लेता है। तो स्यापा सारा जो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट सारा। तो जब ये कहते हैं जी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जाहिर वो अपनी पसंद का जर्नल लाना चाहते होंगे ना, तो ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पब्लिक डिबेट है, पब्लिकली वो अपनी नाम लिए बगैर, खैर नाम लेने की जरूरत भी नहीं है किसी को, नाम लिए बगैर वो बता रहे हैं जी कि इसको मैं लाना चाहता हूँ और इनको मैं नहीं लाना चाहता। ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है। आप तो ज़्यादा आपने विटनेस किया हुआ इतनी पब्लिक डिबेट। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा सिस्टम, हमारा गवर्नेंस का कल्चर, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, ये कितना डेकेडेंट हो गया। इसमें कितना जवाल आया है और कितना जो है ये वो
पुराने ज़माने में वो टैलेक्स होते थे तो कहते टैलेक्स गार्बल्ड आया है, तो ये गार्बल हो गया हुआ है ये सारे का सारा जो है। यू नो इट्स यू नो एट दिस जंक्चर ऑफ माई लाइफ कि बंदा सोचता है पीछे मुड़ के तो वे बैक इन द 60s जो है डिक्टेटरशिप थी, या उससे पहले जो है बार बार पॉलिटिकल पार्टीज बदलती थी, लेकिन एक सैंक्टिटी ज़रूर थी, सैंक्टिटी ज़रूर थी। वायलेशन उस ज़माने में बड़ी हुई, लेकिन अब तो कोई जो है पंजाबी में कहते हैं लत्ती चढ़ी रह ही नहीं गई। अपना बंदा और उनका बंदा, कोई बंदा अपना नहीं होता। मियां नवाज शरीफ के एक्सपीरियंसेस देख लें, कोई बंदा अपना नहीं होता। तो इमरान खान का ख्याल है कि अपना बंदा जो है वो अपना बंदा इट्स ए फैलेसी, इट्स ए फैलेसी। कोई बंदा नहीं अपना होता। उनकी लॉयल्टीज अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ और उस इंस्टीट्यूशन की अल्टीमेटली कमिटमेंट जो है मुल्क के साथ होती है। इसका एक दूसरा भी साइड है कि उस इंस्टीट्यूशन ने अगर आपने आपको न्यूट्रल रखने के लिए जो है वो इरादा कर लिया है, तो अगर वो इरादा जो है मुसम्मम उनका कायम और दायम रहे तो उससे भी ये मदद मिलेगी। ठीक कि ये फिर सियासतदान जो है ये ना कहेंगे जी मैं तलत साहब मेरे अपने बंदे गए तो मैं इन्होंने चीफ बनाना है। नो, फिर ये होगा कि उस प्रोसेस में जो भी आएगा वो चीफ को बुला के कहेंगे यार आप ज़रा मुझे ब्रीफिंग दें इनके कैरियर्स के ऊपर, इनके सारे के ऊपर जो है। और मैं इतना सिस्टम अभी मेरे पास एक रिटायर्ड मेजर जनरल आए हुए थे, वो मुझे मिसाल दे रहे थे कि हमारे सिस्टम में जो है इतनी ज़्यादा जो है फ़िल्टर्स लगे होते हैं, इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स लगे होते हैं कि आप कहीं ना कहीं आके आखिर ह्यूमन बीइंग्स हैं, 2-3-4% तो गलती का इम्कान हमेशा रहता है, एरर का रहता है, ह्यूमन एरर का, लेकिन उनमें इतने फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। तो वी नीड टू ये दोबारा जो लाइंस जो हैं ये विजिबल हमें करनी चाहिए कि अदारों के अंदर ये लाइंस हैं। एंड इफ़ जो है आर्मी की इंस्टीट्यूशन ये कह रही है, उसकी जो है वो लीडरशिप ये कह रही है, तो हमें उस पर एतबार करना चाहिए। लेकिन ये सीजनल नहीं होना चाहिए। नो ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शनल इट शुड बिकम न्यूट्रलिटी का सीजन है। ना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो चीज़ जो है ये परमानेंटली हमारे पॉलिटिकल या एक नेशनल, आई वुड से नेशनल इथॉस का हिस्सा बन जाना चाहिए। हमने हर चीज़ पोलिटिसाइज कर दी हुई है। पॉलिटिशियंस लेस पोलिटिसाइज हो गए हैं, बाकी लोग ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गए हुए हैं और डैमेजिंग भी है। मैं सिर्फ, आपने भी जिक्र किया ना कि लाइंस जो हैं इदारे को खुद भी विजिबल करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी ख्याल रखना चाहिए, और आपने माजी का भी हवाला दिया। लेकिन मौजूदा हालात तो इस किस्म के हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्रेसिडेंट को ख़त लिखता है और उसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत चलाते हुए इंटीरियर मिनिस्टर और डीजीसी जो बहुत ही क्रिटिकल पोस्ट है उसका नाम लिखता है। और ये बयान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये सदर को बाकायदा खत लिखते हैं और फिर उसको पब्लिक किया गया है, मीडिया को रिलीज किया गया है। इसका मतलब है कि उसका मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करना नहीं था, उसका मतलब जो सारी दुनिया को बताना, सारी दुनिया को बताना है। और आज मुझे अभी किसी ने बताया कि बेकी एंडरसन है न्यूज़ CNN के, उनको कहते हुए, उनसे बात करते हुए उन्होंने मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने तीसरा नाम जो है ओमिट कर दिया। लेकिन जो अभी वो इसरार कर रहे हैं अपने आर्गूमेंट्स में, वो यही कर रहे हैं, उनके जो नुमाइंदगान है कि ये इन तीनों का नाम होना चाहिए। FIR का स्यापा जो है, अगर ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें तो वो भी आपके सामने है, दर्ज होने के बाद उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दिस इज़ वेरी सीरियस, ये जो बात कर रहे हैं तो ये ख़त्म तो नहीं होने वाला। और ये क्या अकेले कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये। मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ख्याल है कि इन्होंने जो है कहीं पे सिचुएशन की असेसमेंट गलत भी की हुई है। पिछले साल सवा साल में एवेल्युएशन जो है, असेसमेंट जो है वो क्या कहते हैं, ही ओवर प्लेड हिज हैंड। ठीक, ये 2-3 ऐसे मरले आए हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे जो हमारे हालात हो गए हैं उसमें यू कैन ओवर प्ले योर हैंड एंड स्टिल होप टू विन। ये इस किस्म के हालात हो गए हुए हैं। मैं लोडेड सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो वो अब उससे 2 नंबरी करके भी आराम से जीत सकते हैं, बल्कि 2 नंबरी करके बेहतर तरीके से जीत सकते हैं। इट कुड इवन गो टू दैट एक्सटेंट, इट कुड गो टू दैट एक्सटेंट, और मेरा अपना ख्याल है कि इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन जो है, जो हैमरेज है पिछले कई दहाइयों से हो रही है, किसी गवर्नमेंट में कोई विल नहीं है कि उस हैमरेज को रोके।
और सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी उस हैमरेज जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे बैठी हुई है। दे डोंट लेट यू स्टॉप दैट हैमरेज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हमारे पास मौजूद हैं। ख़ुद हुकूमत कितनी मुस्तहकम है, इस पर इनसे बात करेंगे। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान के पास वसाइल बढ़े हैं। आप जिक्र फरमा रहे थे कि तमाम काम हम अंदर का ठीक कर लें तो फिर बाहर से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत जा रही है, आ रही है, 3 महीने रुक रही है, 4 महीने रुक रही है, इलेक्शन कब होना है, मार्शल लॉ लग रहा है नहीं लग रहा, एमरजेंसी लग रही है, एक्सटेंडेड इंटरम लग रहा है। एक बहस नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, आपको तो बेहतर पता है। तो इंतहाई ये सारी ऑप्शन जो हैं ये रोज़ाना हमारी नज़रों से गुजरती हैं। तो आपको लगता है इनकी टांगे हैं जिसके पर ये खड़ी हैं, या बिल्कुल ये फ्लोट कर रही हैं? ये फ्लोट कर रही हैं और ये क्या कहते हैं, एक बदकिस्मती है हम लोगों की, कलेक्टिव, सिर्फ हमारी नहीं, कि यहाँ पे बावजूद इस बात के कि इस मुल्क को ये एक ऐसा मरीज़ है जिसको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन स्टेबिलिटी प्रोवाइड जो लोग कर सकते हैं वो नहीं कर रहे उसको स्टेबिलिटी। मैं हम छोटी सी बात कर रहे हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ। 2 चीज़ें अगर हम कर लेना कि हम जहाँ हेमरेज हो रही है, हम जो अदारे हैं हुकूमत के पास, और हुकूमत उनमें से निकल जाए, और दूसरा ये कंजर्वेशन। दुनिया के किसी मुल्क में जो है ना 8-9 बजे के बाद मार्केटें नहीं खुली होती। ये लग्जरी सिर्फ यहाँ पे है, और हम लोग सिर्फ इसलिए डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारी जो ताजरों की अंजमनें हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारा एक हैबिट पैटर्न बन गया है, और हम उस हैबिट पैटर्न को जो है डिमोलिश नहीं करना चाहते। लेकिन आप इमरान खान को ये तो क्रेडिट दें, चले उन्होंने पहिया घुमाना भी बंद कर दिया है। वो मार्केटों के अंदर भी अब जो गाहक नहीं जा रहा फिलहाल चंद दिनों से शहरों के अंदर, तो मार्केटें भी जल्दी बंद हो जाती हैं और ट्रैफिक भी नहीं चल रही, पेट्रोल भी बच रहा है। तो इतना तो उन्होंने कर दिया वैसे। हाँ, ये एटलीस्ट टेम्परेरी रिलीफ उन्होंने आपको दे दी। एक और काम भी हुआ ख्वाजा साहब, एज अ सीजन पॉलिटिशियन एंड डिफेंस मिनिस्टर, कोई ऐसा सरबराह नहीं है अहम इदारे का जिसको मुतनाज़ा ना बना दिया गया हो या होना गया हो, या उनके बारे में बहस ना हो रही हो। सदर मुमलिकत के बारे में तो आपकी पार्टी के व्यूज़ बड़े वाज़े हैं और उनका रवैया भी आप हम सब के सामने है। आर्मी चीफ के बारे में जो बयान जाते हैं, DGISI के बारे में जो बयान जाते हैं, DGC के बारे में जो बयान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में, और अदालत जब तक इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, 2-3 जजेस जो हैं ऊपर के, तब तक तो ठीक है, वरना आपको पता क्या होगा। और निचले जज साहिबान के बारे में उन्होंने बयान दिए। तो कोई भी इदारा और उसका सरबराह जो है कंट्रोवर्सी से खाली नहीं। अनयूजुअल इसका मतलब है, जो आप जो बात की, आपने डिटेल बात करती है, इसका मतलब है कि एक शख्स जो है सिस्टमेटिकली इस मुल्क की जो स्ट्रक्चर जो है, जो मेन न्यूक्लियस जो है, उसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में, कि इतना क्यास हो कि अगर मैं नहीं, मुझे ना खेडन दे ना खेडन दवा। वो तो कह रहे हैं मैं इनकलाबी हूँ, लोन अगेंस्ट रोम, मतलब मैं बंदा हूँ जो सबको टेक ऑन कर रहा है। देखना इनकलाबी क्या है, अब 30 या 40 या 50 बंदे जो हैं पंजाब पुलिस के साथ सड़कें रोक के बैठे हुए, 40 या 50 या 100 बंदा जो है वो KP की पुलिस के साथ मिल के जो है सड़कें रोक के बैठे हुए। रेवोल्यूशन ये है कि हादसा हुआ है, बदकिस्मती है कि हादसा हुआ है, उसकी मजम्मत हमने भी की है, सारे लोग करते हैं। वहाँ से ये वापस चला गया है, अब ये वो जूम के ऊपर या जो भी नेट के ऊपर जो है खिताब करेगा, ऑनलाइन खिताब करेगा, और फिर उसके बाद ही डिसेंड ऑन इस्लामाबाद, ये नाजल होंगे इस्लामाबाद पे। तो ये आई थिंक दिस इज एक्चुअली ये एक ऐसी क्या कहते हैं बीमारी की निशानदेही हो रही है हमारे सिस्टम के अंदर, कि ये मेरे नहीं ख्याल कि किसी नॉर्मल एफर्ट के साथ जो है इसको ठीक किया जा सकता। एफर्ट पे मैं भी आता, लेकिन वो ये भी कहते हैं मैं बहादुर हूँ। देखिए नवाज शरीफ को निकाला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं नवाज शरीफ को निकाला, वो बिल्कुल चुप करके बाहर चले गए। लॉन्ग मार्च उनका भी था लेकिन फुसफुसा सा था। इस मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने गलत बंदे से जो है टक्कर ले लिया, और मैं उनको बता रहा हूँ कि सारा निज़ाम, वो कहते हैं झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ट्रेंड आपने देखा होगा। सो उनका बयानिया तो ये जो पब्लिक को अपील करता है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, सारे उसके खिलाफ। आई डोंट नो, ज़रूर एक डेफिनेटली एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पब्लिक जो है वो डिफाइंस को जो है पसंद करता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है।
ओवर द डेकेड्स एक्सपीरियंस किया हुआ है, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिफाइंस को जो है ना पसंद किया जाता है। तो पॉलिटिशियन इस गिमिक्री को जो है इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंसियर हों या ना हो, लेकिन इस गिमिक्री को इस्तेमाल और विक्टिम की अपनी मार्केट है, अपनी मार्केट है। लेकिन इसका ये है कि ये अंदर बैठ के तरले करता है, इसकी डिफाइंस जो है वो रियलिटी नहीं है, इसकी डिफाइंस में ऑनेस्टी नहीं है, इसकी डिफाइंस में जो ये चीज़ बिलीव करता है, क्योंकि ये किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता। इसकी डिफाइंस जो है इस बेसिकली जिसको कह सकते हैं ना एक सेल्स गिमिक है कि भाई एक चीज़ बिक रही है, उसके मतलब जो है झूठ सच जो है बोला जाए। अदरवाइज़ ये 4 दिन हमारे साथ ये कैद हुआ था उसमें अदलिया बहाली तहरीक में, 4 दिन रोता रहा था डीजी खान जेल के अंदर। उसके बाद परवेज इलाही ने इसको छुड़वाया था। मतलब मुंह बसोरे रखा या वाकईतन अथरुआ रोंदा रहा। मैं तो बिल्कुल तुहानू सही कहंदा जी, अब जुगत लगा रहे ना ना बिल्कुल जुगत नहीं लगा रहा भाई। ये मैं उस वक्त जंग जेल में था, वहाँ से डीजी खान से लोग ट्रांसफ़र हुए। मैंने यही पूछा, मैं कहा तो और कौन कौन सी होते? उन्होंने कहा इमरान खान भी था। मैंने कहा उसको क्या वो नहीं तुम्हारे साथ आया? कहते नहीं, 4 दिन के बाद ही रिहा हो गया था। हमें उस वक्त को 22वां 23वां दिन था। तो कहते हैं रोता रहता था सारा दिन। फिर उसने उनको अप्रोच वगैरह किया, वो तरला मिन्नत किया। तरले तो फ़ौरन करने लग पड़ता ना जब कोई। अब देखेंगे एक शख्स जो है वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो किसके अकाउंट में इसने जमा कराए, वो केस आपके सामने है। तोशक खाना के केस आपके सामने है। फॉरेन फंडिंग में ज़कात और चोरी के जो हुई है, जो शौकत खानम का नाम, अपनी वालदा के नाम अस्पताल बना के उसके नाम पे पैसे इकट्ठे करके उन पैसों को खुर्द-बुर्द किया। ये एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, मैं ये स्पेकुलेट नहीं कर रहा। दीज आर ऑल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तोशक खाना का वो अभी कहते हैं जी वहाँ पर रिकॉर्ड, मैं उस कमेटी का इंचार्ज, मैंने सारा रिकॉर्ड देखा है। वहाँ पे बेशुमार विजिट हैं जिनमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुई। यानी कि अगर मैंने आपको पहले भी कहा है कि तलत हुसैन अगर उसको लीड कर रहा है तो मैं उसको अब साथ चमचा गया हुआ हूँ, तो मैंने जो है घड़ी या कोई इस किस्म की चीज़ डिक्लेयर कर दी है, आपने नहीं की। तो ये क्या इंडिकेट करता है? और फिर ये है कि वहाँ पे वो पूरा वो पंजाबी में कहते हैं मेल लैके उसे चला गया, उधर मदीने चले गए और उधर चले गए। उस सऊदियों को निकालना पड़ा उनको वहाँ से होटलों से। वो बंदे उधर इकट्ठे किए, इन्विटेशन उन बंदों को लगे लोगों से ताकि गिफ्ट्स मिले, माल इकट्ठा करिए तो ना फिर करिए, जो शादी रचाई थी इन्होंने वहाँ पे। अभी आपने पहले जिक्र किया था कि ये आसानी से ये मसला हल नहीं होगा, आपने जिक्र किया था, वहीं पे सवाल छोड़ गए थे। लेट मी ब्रिंग दैट क्वेश्चन अप। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है ख्वाजा साहब? इसको जरा प्ले आउट करने हमारे लिए। सर वे फॉरवर्ड ये है कि जो इस वक्त 2 आई वुड से क्या कहते हैं रोग गवर्नमेंट्स में कहूँगा जो हुई हैं जो हमारे सिस्टम में, जो केपी की और इसकी। आप एक बात देखें, 9 साल इसने केपी में अब से हुकूमत कर रहा है, 4 साल से हुकूमत इसने यहाँ पे वफाक में की, 4 साल से पंजाब में कर रहा है। आप मुझे बताएं कि एक अचीवमेंट जो है इन जगहों के ऊपर इसने की हो, आप मुझे बता दें, या कि इसने कभी जिक्र भी किया हो कि मैंने ये चीज़ की, मैंने ये वादा किया था, मैंने ये पूरा कर दिया, मैंने ये वादा किया था, मैंने ये पूरा कर दिया, मैंने ये दरख्त लगा दिया, मैंने नौकरियां दे दी, मैंने मकान दे दिए, सारा एक वादा, एक बात नहीं करता। लेकिन हर बार इलेक्शन भी तो जीत रहे हैं, पॉपुलर भी तो है। नहीं देखें, अगर ये खुद ना खड़े होते सारी सीटों के ऊपर तो प्रॉब्ली रिजल्ट थोड़ा फ़र्क होता। मैं नहीं कहता कि बहुत फ़र्क होता, थोड़ा फ़र्क होता। तो आप प्ले आउट कर, क्या करें? रोग गवर्नमेंट्स का आपने जिक्र किया, केपी पंजाब, क्या करें? गवर्नर रूल लगाएं, क्या करें? मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ तक जाना चाहिए। ये चीज़ जो है इसको प्ले आउट होने देना चाहिए, आने दें। मैं जो उसमें करने दे, फिर आगे रिस्पॉन्स भी देखें। मेरा अपना ख्याल है कि लेट्स वेट एंड क्रॉस 29th of November। इंशाल्लाह देयर विल बी सम चेंज। ये कम से कम वो जो एक आसरा है ना कि यार इट्स देयर, ठीक, इट्स देयर एंड आई कैन ग्रैब इट। You know that you have to remove that possibility कि ये ग्रैब करने की पॉसिबिलिटी है। क्या हाल में दिन है ऐसे आर्मी चीफ अपनी मर्जी से लगा सकते हैं यार? दिस इज ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर हम भी ये सोचें या आप भी ये सोचें कि मैं आर्मी चीफ मर्जी का सब ने लगा के देखे हैं। मैंने अगले दिन टीवी पे कहा था, मेरे वालिद को फिरोज खान नून ने कहा कि मैंने बड़ा जुल्म किया, देखो मैंने इसको एक्सटेंशन दी है यूब खान को 1 साल की, इसने मेरा लिहाज ही नहीं किया, मुझे उठा के बाहर फेंका है। और मैंने अदनान मुंदरीज के कहने के ऊपर जो है ना इसको एक्सटेंशन दी थी, टर्किश प्राइम मिनिस्टर हु वाज लेटर हैंग्ड, यू नो।
तो ये बड़ी पुरानी स्टोरी है, बड़ा मुगालता है, ये निकल जाना चाहिए। प्लीज लेट दैट इंस्टीट्यूशन फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कल्चर एंड ईथॉस। उसको अपनाना पड़ेगा कि मैं मेरा बंदा है, मेरा नहीं बंदा, वो कोई भी नहीं मेरा बंदा। लेट हिम बी द बंदा ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन एंड द कंट्री। तो 29 तक ये स्यापा चलता रहेगा? बिल्कुल स्यापा चलता रहेगा और नो वरीज देन आखिर में बंद हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। टू लीव इट देयर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। आइए अब चलते हैं कराची, जहां पर हम पूछ रहे हैं समा डिजिटल से कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया, ज़रा बताइएगा अहम ट्रेंड्स आज के अभी तक क्या हैं? जी देखें तलत साहब, पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं वो FIR रिजेक्टेड PTI का ट्रेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहा है। इसके बाद नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं परवेज़ रशीद, उनकी एक मुबैना तौर पर वीडियो लीक हुई है, वो ट्रेंड कर रही है। फिर पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। वो उन्होंने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है सेनेट की नशिस्त से। ये वो ट्रेंड है जो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, उसमें लोग ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अच्छा, ज़रा इसका बताइएगा, जो ये रिजेक्टेड FIR रिजेक्टेड वाला है, इसके नंबर्स क्या हैं? और ये बाबर वाले ट्रेंड पे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, लेकिन इसका भी ज़रा बताइएगा कि ये नेगेटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है क्या? देखें तलत साहब, जो PTI रिजेक्टेड है इस वक्त ये 1,35,000 से ज़ायद इस पर ट्वीट हो चुके हैं और ये टॉप 10 में भी है। और इस वक्त ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोग ट्वीट किए जा रहे हैं और PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी इस पर ट्वीट कर रही है। सबसे पहले अगर हम अली मोहम्मद ख़ान का ट्वीट देखें, वो ये कह रहे हैं कि अगर यही FIR काटनी थी तो इतनी देर क्यों लगाई, पहले ही दिन ये कार्रवाई डाल देते। असद उमर PTI के सीनियर रहनुमा हैं, ये भी इनका भी यही ट्वीट है, वो भी यही कह रहे हैं कि मुल्क में कायम निज़ाम की हकीकत अवाम के सामने खुलकर आ गई है, चंद फर्द नहीं बल्कि पूरा निज़ाम बरहना हो गया है कौम के सामने। फ़रूक हबीब हैं, वो भी FIR रिजेक्टेड ट्वीट में शामिल है। इसके अलावा हमाद अजहर हैं, FIR रिजेक्टेड ट्वीट में शामिल है। जो PTI का मरकज़ी पेज है ट्विटर पर, उस पर भी इस तरह का एक ट्वीट किया गया है जहां से कह सकते हैं कि ये ट्रेंड शुरू किया गया। वो ये कह रहे हैं कि ये मजाक है, अदालत के हुक्म पर FIR में जो लोग PTI की जानिब से कहा गया है कि उनको नामजद किया जाए, वैसा नहीं किया गया। अब खेल के मैदान से बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने पूछा दल साहब के बाबर आजम के लिए नेगेटिव ट्वीट चलाया जा रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है या पॉजिटिव, तो मिला जुला रद्द अमल है। बाबर आजम की पहले बात कर लें तो कुछ लोग बड़े मज़ाहिया ट्वीट्स कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी फ़िल्म थी लंदन नहीं जाऊंगी, तो इस पर किसी ने बाबर आजम की तस्वीर लगा दी है, जो नाम था फिल्म का उसके लिख दिया गया है कि वन डाउन नहीं जाऊंगा। और कल मैच के हवाले से जिस तरह बात हो रही है, ट्विटर पर बहस चल रही है, तो एक साथ ने ट्वीट किया बड़ा मजे का। वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड कप्तान को मशवरा दे रहे हैं कि कैन विलियमसन टू हिज बॉलर इन दी सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान, बाबर और रिजवान को आउट नहीं करना वरना हार जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए नेगेटिव ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं बाबर और रिजवान के लिए, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है और पाकिस्तान पावर प्ले में उस तरह इंटेंट नहीं शो कर पाता और जो प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर पर आ जाता है। ठीक है, अब बस मैं इसको कंक्लूड करूंगा। बुनियादी बात यह है कि बाबर फैंटास्टिक प्लेयर, हर प्लेयर को मुख्तलिफ माहौल के अंदर टेस्ट करना चाहिए। उनका कोई रन इतना अच्छा नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उनको उनके ख़िलाफ़ जो ट्रेंड चल रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे उस पर बड़ा दुख है। इज़ अ स्टार परफॉर्मर और हमें अपने प्लेयर्स को बिल्ड करना चाहिए, उनकी कोताहियों की निशानदेही करनी चाहिए, लेकिन बिल्ड करना चाहिए। लेकिन ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत उनके नेगेटिव उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो सबको गलत साबित करेंगे। और दूसरी बात, FIR रिजेक्टेड, इसमें आप तमाम ट्वीट्स उठा के देख लें, उन ट्वीट्स के अंदर एक ही बात की जा रही है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, FIR हमारी मंशा पर, ईमा पर, हमारी मर्ज़ी की नहीं दर्ज की गई। लेकिन कहीं पर आपको पंजाब गवर्नमेंट का कोई तज़किरा नज़र नहीं आता। पंजाब गवर्नमेंट, परवेज़ इलाही, घाग गाइयाँ सियासतदान, तमाम काबीना इमरान खान की, और इमरान खान ये कहते चले आए हैं कि मैंने अब जो है वो कमज़ोर हुकूमत नहीं लेनी, तो अपनी हुकूमत के बारे में ट्रेंड नहीं चलाना चाहते और सारा का सारा मलबा जो है वो इदारों की तरफ भेजा हुआ है। सबसे मुझे जो हैरान कुन ट्वीट असद उमर का लगा कि मुल्क में कायम निज़ाम की हकीकत अवाम के सामने खुल कर आ गई, चंद फ़र्द नहीं बल्कि पूरा निज़ाम बरहना हो गया है कौम के सामने।
ये अब इनको पता चला है कि निज़ाम किस तरीके से काम कर रहा है। ये दहाइयों से इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं और जब इस निज़ाम ने इनको फ़ायदे पहुँचाए तो उस सर का ताज बनाया और अब निज़ाम ने कह दिया जी हम आपकी मदद नहीं करते, तो उनका ख्याल है कि निज़ाम बनाना हो गया। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो छुपा हुआ दोगलापन है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड है ये तगड़ा।